सभी प्राइवेट कर्मचारियों के मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आता है कि यदि वह रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें ईपीएस के द्वारा कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। और साथ ही साथ उन्हें यह भी चिंता रहता है कि खुदा न खास वह इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार, उनके बच्चे और उनके जो भी आश्रित हैं उनको ईपीएस द्वारा, ईपीएफ द्वारा कितना रुपया पेंशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी जान लेना जरूरी है कि यदि आपको पेंशन और ईपीएफ का जो फंड है वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ पीएफ से और भी क्या बेनिफिट मिलता है। आपको पीएफ से कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी मिलता है क्या, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 58 वर्ष के रिटायरमेंट के बाद कितना रुपये पेंशन मिलेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, इसके बारे में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर इस दुनिया में नहीं रहता है कोई कर्मचारी, किसी ना कर्मचारी के साथ कुछ खुदा ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है तो उसको ईपीएस द्वारा, पीएफ द्वारा कितना रुपया इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करें, आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है ईपीएफओ पासबुक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओपन होगा नया विंडो। यहाँ पे आपको आपका यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा टाइप करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। उस ओटीपी को आपके इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पे टाइप करके और वेरीफाई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे होम बटन पे आपका सारा डिटेल्स शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे अगर आपको प्रोफाइल डिटेल्स कुछ चेक करना है तो प्रोफाइल बटन पे क्लिक करके आपको प्रोफाइल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको पासबुक चेक करना है तो पासबुक पर क्लिक करके आपको पासबुक देख सकते हैं। और यदि आपने कोई क्लेम किया है उसका स्टेटस जानना है तो क्लेम बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके क्लेम में स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका सर्विस हिस्ट्री देखना है कि आपने कितने साल नौकरी किया, कौन कौन से कंपनी में नौकरी किया, कब ज्वाइन किया, कितने दिन एनसीपी डेज है, कितने दिन एनसीपी डेज आपका एक्स्ट्रा लग गया है, किस कब कौन सा कंपनी में आपने पहली बार ज्वाइन किया था, उसके बाद कब कब चेंज किया, सारा का सारा सर्विस हिस्ट्री आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री वाले बटन पे क्लिक करके ये सब कुछ देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। यदि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि ईडीएलआई का कैलकुलेशन कैसे करें, पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करें, पेंशन का कैलकुलेशन करें, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ईडीएलआई, पीएफ और पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करें इसको चेक करते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर। आपको जिस चीज़ को चेक करना है, जो चेक करना है, जो कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक करके सब कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको ईपीएफ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि यदि आप रिटायर्ड होते हैं तो आपके रिटायरमेंट के पश्चात कितना रुपया आपको अमाउंट पीएफ के द्वारा मिलेगा। तो देखिए मैंने ईपीएफ कैलकुलेटर पे जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने एक नया विंडो खुल चुका है। और इस विंडो में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कंट्रीब्यू कितना आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन है। वो बाय डिफॉल्ट हमारे पीएफ में कितना रुपए जमा था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने पकड़ लिया है। मंथली वेजेस भी पकड़ लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज इंक्रीमेंट हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये 10% पकड़ लेता है किसी का। तो आप अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉलेंटियर पीएफ जो है अमाउंट डालना होता है। यदि आपके पीएफ में आप वॉलेंटियर पीएफ कटवाते हैं तो आप टोटल अमाउंट यहाँ पे डालना है, यानी कि 5 साल 10 साल में आपको टोटल वॉलेंटियर पीएफ कितना कटवाना है वो अमाउंट यहाँ पे एक मुश्त डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वॉलेंटियर पीएफ डाल देता हूँ। अप्रोक्सीमेट जो भी अमाउंट मेरा बनने वाला है अभी वर्तमान समय में, जो वॉलेंटियर पीएफ मैं कटवाता हूँ उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके कि मैं अगर 10 साल काम करने वाला हूँ या 5 साल काम करने वाला हूँ तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट बनेगा वो अमाउंट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 6 लाख रुपए टाइप कर दिया है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा एज पकड़ लिया है। और उसके बाद रिटायरमेंट का एज मैंने 60 ईयर्स कर दिया यहाँ पे। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25, ये सब कुछ सेट कर लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% और इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर मतलब कंपनी कंट्रीब्यूशन 3.67% दिखा रहा है। इसका कारण यह है कि आप सभी को पता है कि यदि आपका पीएफ कटता है तो आपके बेसिक प्लस डीए का 12% आपके पीएफ खाते में जाता है, और कंपनी भी 12% जो देता है उसका 3.67% पीएफ खाते में जमा होता है, और बाकी का पैसा पेंशन खाते में जमा होता है। इसलिए यहाँ पे 3.67% दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा अमाउंट शो हो रहा है 60 ईयर्स में। यहाँ पे 87,31,000 जो भी अमाउंट हमें दिख रहा है, 87,31,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको 60 साल पे अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो टोटल अमाउंट पीएफ का अमाउंट जो है आपको यहाँ पे ये मिलेगा। ये जो ग्रीन बटन में आप देख रहे हैं ना, ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया जो है आपको पेंशन का अमाउंट शो हो रहा है, पेंशन का अमाउंट है, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग है वो अलग अलग कलर में दिख रहा है, वो आपके पीएफ का अमाउंट, आपके वीपीएफ का अमाउंट, आपके पेंशन का अमाउंट, आपके बाकी सब अलग अलग अमाउंट जो है इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग अलग ही दिखा रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन का जो वाला जो पूरा बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है, ये आपके इंटरेस्ट का अमाउंट शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एक पाई चार्ट में भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पीएफ में लॉगिन करके और आप अपने पीएफ का अमाउंट, अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपके रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा वो चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 वर्ष का उम्र जो है डाल के चेक कर रहा हूँ। आप इस उम्र को कम 60 वर्ष से कम करके भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको 40 साल या 58 साल या 60 साल या 51 साल 52 साल, ये सभी करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैंने 60 साल मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम जो एज होता है वो डाल के यहाँ पे कैलकुलेशन कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ईडीएलआई कैलकुलेटर। ईडीएलआई कैलकुलेटर वो होता है कि यदि खुदा न खास किसी मेंबर के साथ में, कोई इम्प्लॉय के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके परिवार, उसके आश्रित को एक मुश्त इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है ईपीएफओ के द्वारा। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि ईपीएफओ भी इंश्योरेंस देता है। तो आप यहाँ पे ईडीएलआई पे कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करके आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही ईडीएलआई कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे पीएफ का नंबर दिखाई देगा। आप इस मेंबर आईडी को चेंज करके भी देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वर्तमान जो आपका है वो दिखाता है, वर्तमान में करंट में जो एक्टिव होता है पीएफ उसी पे ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा पुराना कोई पीएफ है उसमें देखना, तो उसमें आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन तभी सही आता है जब उसमें डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ रहता है। अदरवाइज जो करंट में रहता है तो कैलकुलेशन थोड़ा उसको इधर उधर दिखाता है। अगर आपका 2 3 4 पीएफ है तो कैलकुलेशन में आपको एक जहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपने डाल दिया है उस पर आप चेक कीजिएगा तो परफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हम नीचे यहाँ पे बटन एक आपको दिख रहा है, कौन सा, कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। कैलकुलेट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे नीचे की तरफ पूरा एक इसका जो कैलकुलेशन है खुल के सामने आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन खुल के सामने आ चुका है। और अब हम इस कैलकुलेशन को पूरा बारीकी से समझेंगे। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा ये 12 महीने का प्रोग्रेस जो है अमाउंट पकड़ लिया है अपने आप हमारे पीएफ पासबुक से। और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोग्रेसिव बैलेंस। प्रोग्रेसिव बैलेंस क्या होता है कि जो ये कॉमुलेटिव अमाउंट होता है उसको प्रोग्रेसिव बैलेंस कहते हैं। जो आपके पीएफ में हमेशा जमा होते जाता है पैसा, वो कॉमुलेटिव होते रहता है, टोटल टोटल होते रहता है, वो होता है प्रोग्रेसिव बैलेंस। तो जो ये प्रोग्रेसिव बैलेंस है इसका हम टोटल जोड़ लगाते हैं तो 15 लाख रुपए नीचे अमाउंट दिख रहा है। ये जो है हमारा पीएफ का पहले से जो भी अमाउंट ओपनिंग अमाउंट है वो ओपनिंग अमाउंट, और हर महीने जो भी उसमें जमा होते जाता है या विड्रॉल होते जाता है वो माइनस होते जाता है। इस तरह से एक कम्युलेटिव टोटल बनता है। उस कम्युलेटिव टोटल को हम क्या करते हैं, एक जोड़ लगा लेते हैं तो प्रोग्रेसिव बैलेंस बन जाता है। प्रोग्रेसिव बैलेंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव बैलेंस के आधार पे ही आपका ईडीएलआई यानी कि इंश्योरेंस का कैलकुलेशन होता है। यह पिछले आपके 12 महीने के रिकॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो पिछले 12 महीने का यदि आप अपना पासबुक का रिकॉर्ड देख लेंगे, उसको एक
कागज़ पे लिख लेंगे तो उसका कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ कैलकुलेटर बटन में क्लिक करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ खुल के कैलकुलेशन होके निकल के सामने आ जाता है। ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो सबसे पहले टोटल प्रोग्रेसिव बैलेंस दिखा रहा था 1,04,000, अब यहाँ पे दिखा रहा है ईडीएलआई अमाउंट मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये, यानी कि ईडीएलआई में अगर आपका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 1,00,000 से कम बन रहा है, फिर भी आपको 50,000 रुपया मिनिमम आपको पेंशन, सॉरी पेंशन कह रहा हूँ, ईडीएलआई यानी कि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। और 1,00,000 मैक्सिमम मिलेगा। 1,00,000 से ज़्यादा अमाउंट होगा तो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं, सॉरी 1,00,000 मैक्सिमम होता है। उसके अलावा एडिशनल इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरेंस जो होता है 20,000 रुपये मिलता है। यानी कि ईडीएलआई पार्ट 1 में आपको 1,20,000 रुपया या 1,30,000 रुपया आपको के आसपास बन जाता है अमाउंट। ये अमाउंट जो होता है 20% एडिशनल एश्योरेंस जो है 20% का अर्थात अर्थात होता है कि आपका जो अमाउंट है उसका 20% एश्योरेंस के रूप में प्राप्त हो जाता है। पार्ट ए में अमाउंट बन गया 1,20,000। पार्ट बी का अमाउंट का कैलकुलेशन होता है जो आपका हर महीने का बेसिक सैलरी होता है उसका एवरेज। और उसका एवरेज कैसे निकलता है कि हर महीने का जो बेसिक सैलरी कभी 13,000 कभी 15,000 जो आपका जमा होता है उसको 12 से भाग लगा देते हैं तो एवरेज निकल के आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज 13,482 रुपये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भी अमाउंट बना है उसको 12 से भाग लग गया है तो यहाँ पे एवरेज अमाउंट बन के सामने आ गया है। और अब हम इस अमाउंट को जोड़ लगा देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ कैसे लगाएंगे, जोड़ नहीं लगाते इसको, जो भी आपका एवरेज यहाँ पे दिख रहा है बेसिस उसको फैक्टर 35 से गुणा कर देंगे। फैक्टर 35 से गुणा करने के बाद अमाउंट जो बन रहा है वो 4,71,870 रुपये बन रहा है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, आपको मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक एक पार्ट बाई पार्ट दिखा रहा हूँ कि आखिर इसका कैलकुलेशन होता कैसे है, क्योंकि इसी का प्रभाव से आपको बनने, अगर आपका अमाउंट आपको कंपनी में कम बन रहा है तो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस भी कम मिलता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपका अमाउंट ज़्यादा मिल रहा होगा, पीएफ में जमा होता है, उसी पे डिपेंडेंट करता है आपका ईडीएलआई के अमाउंट कि कैसे होता है। फिर बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रोग्रेसिव बैलेंस, बेनिफिट्स आपका जो प्रोग्रेसिव बैलेंस आपका हर महीने खाते में कितना रुपये जमा है पीएफ का, उसके ऊपर में कुछ बेनिफिट्स मिलता है। वो बेनिफिट्स होता है वो आपका 0.5% मिलता है। तो उसमें लेकिन लिमिट है, उसका लिमिट ये है कि आप उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो है मैक्सिमम अमाउंट उसमें 1,75,000 रुपये से ज़्यादा आपका नहीं मिल सकता है, और मिनिमम का तो ये नहीं है। और इस तरह से आप पार्ट ए और पार्ट बी का जब टोटल जोड़ लगाएंगे तो टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट बन रहा है 5,34,000, 5,34,556 रुपये। आपका ये इंश्योरेंस का अमाउंट बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये पार्ट ए में 1,20,000 बन रहा था और पार्ट बी में कितना 4,71,000 प्लस 62,000, ये टोटल अमाउंट 5,34,000 रुपये। जो आपका ज़्यादा अमाउंट होता है वही अमाउंट आपको इंश्योरेंस का पैसा के रूप में मिलता है। अब हम चेक करेंगे पेंशन का कैलकुलेशन। पेंशन के कैलकुलेशन करने के लिए भी सेम है, कैलकुलेटर पे हम जाएंगे, कैलकुलेटर वाले पे पेंशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका डिटेल्स सामने खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोफाइल में जो है मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेना है। मेंबर आईडी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके यहाँ पे नीचे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन, कैलकुलेट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर आपको जो भी है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको कौन से ईयर में पेंशन चालू कर सकते हैं, कौन से ईयर में आपका रिटायरमेंट होगा, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। आप सब कुछ ये चेक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट ईपीएस में कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 के हिसाब से अंतिम समय में 2021 में, दिसंबर 2021 में जमा है। इसके बाद जो है इसमें ईपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो जो इस पे जो मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा वो जो कैलकुलेशन होगा वो 2021 तक का ही होगा। 2022, 2023, 2024 अभी चल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा इसमें अमाउंट आपको कम दिखाई देगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको लेकर समझा रहा हूँ। ये अमाउंट आपका ज़्यादा बनेगा, आपका आपके हिसाब से आपका पैसा कितना जमा हो रहा है उसके हिसाब से बनेगा। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये 2021 में डेटा पे एग्जिट हो चुका है, बहुत पुराना पीएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मंथली पेंशन 346 रुपया ऊपर दिख रहा है। तो ऊपर दिख रहा है 346 रुपया, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें डेटा पे जो एग्जिट जो मैं पीएफ का कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ जिस नंबर पे, ये 2021 में ही, दिसंबर 2021 में डेटा पे एग्जिट हो चुका है, तब से उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका जो है कैलकुलेशन करने के लिए हम पिछले 60 महीने का डेटा निकालते हैं। ये पीएफ ऑटोमेटिक आपके पासबुक से
पिछले 60 महीने का डेटा ले लेता है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। सिर्फ आपको देखना होता है, समझना होता है, बस। आपको देखना ये होता है कि हमारे पीएफ का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कहीं गलत तो नहीं है, जैसे कि एनसीपी डेज वगैरह गलत तो अपडेट नहीं हो गया है। क्योंकि एनसीपी डेज अगर गलत अपडेट होगा तो आपके पेंशन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपका पेंशन का अमाउंट कम मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई 2021 में ये अलग अलग अमाउंट जमा हुआ। कभी 13,000, कभी 15,000, कभी 14,000। यह इसलिए जमा हुआ है क्योंकि उस महीने में देखते हैं 10 दिन, 24 दिन, ये 13 दिन, ये एनसीपी डेज है। एनसीपी डेज का मतलब मैंने उस महीने में इतना दिन एब्सेंट था, और एब्सेंट होने के कारण उतना दिन का कम पेंशन अमाउंट हमारे पीएफ में जमा है, वही है एनसीपी डेज। और अब इसका जो है यहाँ पे हम साइड में आपको लेफ्ट हैंड में दिख रहा है ये फार्मूला। फार्मूला है पेंशन का कैलकुलेशन का फार्मूला है कि पेंशनेबल सर्विस इंडेज गुणा पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुणा 365 दिन। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम अपने पेंशन का कैलकुलेशन करते हैं, और यह ऐप भी, यह एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर भी इसी हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। तो इसमें पेंशनेबल सर्विस इंडेज, पेंशनेबल सर्विस कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए फार्मूला है, इसका फार्मूला है कि पेंशनेबल सर्विस का फार्मूला होता है डेट ऑफ एग्जिट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस नॉन कंट्रीब्यूशन पे डेज एनसीपी डेज। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 का है, माइनस कर दिए हैं 2021, और माइनस कर दिए 61, तो हमारा पेंशनेबल सर्विस निकल चुका है। इस तरह से पेंशनेबल सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए सम ऑफ लास्ट 60 मंथ का जो भी वेजेस है उसको 30 से गुणा कर देंगे, और फिर 1825 माइनस एनसीपी डेज से कर देंगे, तो आपका पेंशन का पेंशनेबल सैलरी निकल जाता है। या पेंशनेबल सैलरी इसी फॉर्मूले से मैंने निकाला हूँ। तो आप हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि 1825 ये क्यों कर रहा है बार बार। 1825 इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 30 दिन पकड़ लिया, और 30 दिन गुना हमने 60 महीने, पिछले 60 महीने का सैलरी लिया, तो 1800 रुपये, 1800 दिन हो रहा है। और जो 25 दिन एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि किसी महीने में 31 दिन भी आता है, तो इसलिए इस पिछले 60 महीने में टोटल जोड़ने पे 25 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि टोटल 60 महीने में 1825 दिन हुआ। इसलिए 1825 दिन से हम डिवाइड कर देंगे तो पेंशनेबल सैलरी का एग्जैक्ट फिगर निकल के आ जाता है सामने। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे कि 50,000, 5,28,2,863 रुपया, 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,02,863 रुपया जो अमाउंट है, ये हमारे पिछले 60 महीने का टोटल जो बेसिक सैलरी सैलरी प्लस डी है उसका जोड़ है। उसमें 30 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, और 30 से मल्टीप्लाई करके 1825 माइनस 61। 1825 वो कैसे आया मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे 1825 आया है। और उसमें से 61 जो है एनसीपी डेज है, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज है, वो माइनस करके जो भी अमाउंट जो भी बनेगा कैलकुलेशन उसको ये 5,02,863 गुणा 30 करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको इससे भाग लगा देने के बाद जो अमाउंट बनता है वो होता है पेंशनेबल सैलरी। और पेंशनेबल सर्विस कितना आ रहा है नीचे, 1,034 दिन। और पेंशनेबल सैलरी आ रहा है 8,552 रुपये। देख सकते हैं हर महीने, किसी महीने 15,000, किसी महीने 13,000, ये सब कुछ 60 महीने का जो भी अमाउंट बन रहा है उसको जोड़ लगाकर, और हमने उसे डिवाइड कर दिया तो हमारा पेंशनेबल सैलरी निकल के सामने आ गया। पेंशनेबल सैलरी आ रहा है 8,552 रुपया, और पेंशनेबल सर्विस आ रहा है 1,034 दिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालते हैं ये सीख गए, और पेंशनेबल सर्विस कैसे निकालते हैं वो भी सीख गए। तो पेंशन का कैलकुलेशन का जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था कि पेंशनेबल सर्विस इन डेज गुना पेंशनेबल सैलरी भागा 70 गुना 365। इस पे अगर आप इसको बैठा देंगे, पहले आप पेंशनेबल सर्विस निकाल लेंगे, फिर पेंशनेबल सैलरी निकाल लेंगे, और इस फार्मूले पे जब बैठा के जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपके पेंशन का अमाउंट निकल जाएगा। आप मैनुअल करना चाहेंगे तो, लेकिन आपको मैनुअल तो कुछ करना नहीं है, ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर आपको सब कुछ कैलकुलेशन करके निकाल के दिखा देता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेटर बटन पे क्लिक करके, कैलकुलेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सब कुछ डेटा यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा, और आप चेक कर पाएंगे
कि आपके रिटायरमेंट के पश्चात, यानी कि अगर आप 58 वर्ष की उम्र में या 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के पश्चात आपको कितना रुपया पेंशन प्राप्त होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी और फीडबैक आता है तो हमें इस वीडियो में अवश्य दें, ताकि मैं भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।